दोस्तों, आपका एक नए क्लास में मैं पुनः स्वागत करता हूं। जो स्नेह और प्यार आपका पिछले क्लास में मिला, उसके आगे की क्लास में आपके साथ बिल्कुल साझा करने को तैयार हूं। मेरे दोस्तों, आज हम लोग तुगलक वंश के शासनकाल, उससे शासकों, उनकी वीर गाथाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले की क्लास अगर आप देखे हैं तो बिल्कुल आप फिर अपने कलम और कागज़ को लेकर तैयार हो जाइए, नोट्स बनाने को लेकर के। मैंने आपसे फिर मैं इस शब्द को दोहरान कर रहा हूं कि मित्र, हम लोग डिजिटल माध्यम में ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि ऑफलाइन जैसे कॉन्सेप्ट आप में पहुंच सके। और अगर आप में भी जुनून और जज्बा है तो बिल्कुल आप प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं मित्र ना, सफलता व असफलता एक अलग बात है, हम प्रयास ना करें ये तो गलत बात है। दुनिया में लगिए सर, लगिए, एक बार मेहनत कीजिए। दुनिया मोहब्बत है, इस समाज को मोहब्बत है किससे? सफलता से। आप जीत गए तो सिकंदर हो, हार गए तो बंदर हो। तो हम लोग शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत के तीसरे वंश, जिसका नाम है तुगलक वंश। मेरे मित्र, इन तुगलक वंश के कालावधि शुरू होती है 1320 से लेकर 1414 तक, और कहा जाता है ये दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था जितने सर्वाधिक समय तक शासन किया है। कितने? 94 वर्ष तक शासन किया है। और सर्वाधिक शासन करने वाला ये दिल्ली सल्तनत का पहला वंश है। सर्वाधिक शासन करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला वंश है, जिसका नाम क्या है? गुलाम वंश। मेरे दोस्तों, ध्यान में रखना, पहला वंश आपका यानी स्थापना क्रम में पहला वंश आता है गुलाम, दूसरा वंश आता है आपका खिलजी, तीसरा तुगलक, चौथा सैयद, पांचवा लोदी। पर शासन अवधि में सबसे ज़्यादा किसने शासन किया? गुलाम वंश ने 94 वर्षों तक शासन किया। इसमें दोस्त मेरे कुल 8 शासक हुए हैं। कितने? 8 शासक हुए, पर इसमें तमाम निर्जीव शासक हुए हैं जिनके इतिहास और गाथाओं को पढ़कर आज भी शर्म आती है। पर इन 8 में से कुछ प्रमुख हैं जिनके वजह से इस वंश को आज भी जाना जा रहा है। 21वीं सदी में भी इनके गुणगान को हम लोग यहाँ अध्ययन और अध्यापन कर रहे हैं। तो इन 8 शासकों में हम लोग 3 प्रमुख शासक यहाँ पढ़ेंगे मेरे मित्र। एक है पहला गयासुद्दीन तुगलक, जिसे हम लोग संक्षिप्त में पढ़ेंगे जीएसटी। गयासुद्दीन तुगलक बोले तो जीएसटी, यानी इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जीएसटी के नाम से जानेंगे। उसके बाद उसका पुत्र आएगा जिसे मोहम्मद बिन तुगलक यानी एमबीटी बोलेंगे, और उसके बाद उसका चचेरा भाई आएगा जिसे हम लोग एफएसटी के नाम से जानेंगे, फिरोज शाह तुगलक। यही 3 शासकों पर ही टिका हुआ है तुगलक वंश। और दोस्त, इसमें से शासन क्रम शुरू होता है गयासुद्दीन तुगलक का 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक, और उसके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक का 1325 से लेकर 1351 तक, और मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई 1351 से लेकर के 1388 तक का ये शासन क्रम चलता है। इस तरह से इन 3 बड़े शासकों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और आरंभ ही करते हैं मित्र किसका? तो इसके पहले शासक गयासुद्दीन तुगलक का। इस तुगलक वंश के थोड़े से संदर्भित मैं आपको बात बताऊं तो दोस्तों, इसकी उत्पत्ति को लेकर के सवाल बनता है कि साहब इन तुगलक वंशों के बारे में थोड़ी सी बात बताएं। तो इतिहासकारों में इसको लेकर बड़ा ही मतभेद है मेरे दोस्तों, फिर भी थोड़ा सा आपको जानना चाहिए। इतिहास मेरा मानना है कि जानना चाहिए कि इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ इतिहासकारों में मतैक है, फिर भी कुछ संगति बनती है। कुछ लोग कहते हैं तुगलक वंश जो थे, तो एक विद्वान हुए अमीर खुसरो साहब। अमीर खुसरो ने कहा भाई कि तुगलक वंश जो था ये कहीं बाहर से आया हुआ कोई वंश नहीं है, इनके नाम पर ही इनका नाम पड़ गया तुगलक। जैसे गयासुद्दीन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक है, तो इन्हीं के नाम पे वंश का नाम पड़ गया। वो बोले कि सर इनका वंश जो है वो व्यक्तिगत इनके नाम पर रख दिया गया। ऐसा किसने कहा? अमीर खुसरो ने। पर मेरे दोस्त, कहते हैं कुछ इतिहासकार हुए इब्न बतूता और बर्नी वगैरह, तो वो कहते हैं कि नहीं साहब, ये किस वंश के थे? करौना वंश के। किस वंश के? करौना वंश के थे। इस पर कुछ ज़्यादा सहमति बनी है। ऐसा मानना किसने? इब्न बतूता ने माना है कि करौना वंश के हैं। कुछ कहते हैं साहब कि ये मिश्रित जाति के थे। इसको करौना वंश का किसने बताया? इब्न बतूता ने, इसहाकी ने, बर्नी ने समर्थन दिया। मार्को पोलो, इतिहासकार हुए मार्को पोलो और इसहाक, इन दोनों ने कहा नहीं साहब ये मिश्रित वंश के थे। किसके वंश के? मिश्रित वंश के। पर ये महत्वपूर्ण है, इसमें अगर पूछा जाए तो किसके अनुसार इन्हें करौना वंश माना जाएगा? इब्न बतूता, बर्नी, इसहाकी का समर्थन था। इस
वंश के संस्थापक का मैं अगर मित्र बताऊं तो इस वंश का संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक, जिसे हम लोग संक्षिप्त रूप में जीएसटी के नाम से जानते हैं, गयासुद्दीन तुगलक। इस गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश के उस सफ़र की शुरुआत की जो इसने तुगलक वंश को एक नया रूप दिया और एक नया स्वरूप दिया। तो मित्र हम लोग शुरुआत करते हैं किसको? गयासुद्दीन तुगलक की कथानक कहानियों को, कि किस तरह से यह अपने जीवन को शुरू किया और धीरे धीरे एक अंगरक्षक होते हुए और अपने पद क्रम में निरंतर वृद्धि करते हुए दोस्त ये आज कहाँ पहुँच चुका है? सुल्तान के पद पर पहुँचा। और सुल्तान के पद पर पहुँचने के बाद ऐतिहासिक विवरण इसके बारे में आज भी मौजूद मिलते हैं। तो तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक पर हम लोग इसे, मैंने पुनः बताया, क्या लिखेंगे? जीएसटी लिखेंगे। मुझे लिखने में सरलता, आपको समझने में भी सरलता आएगी। जो गद्दी पर बैठा 1320 से लेकर महज 5 वर्षों तक शासन किया, 1325। और कहते हैं मेरे मित्र, इसने जो सेवा की शुरुआत की, सुल्तान बनने से पहले इसने जो सेवा शुरू किया था, तो मेरे दोस्त इसने सबसे पहले सेवा शुरू किया किसके काल में? जलालुद्दीन के काल में, जलालुद्दीन खिलजी के काल में। और जलालुद्दीन खिलजी के काल में मेरे दोस्त इसे कौन सा पद दिया गया था? अंगरक्षक का। इसे अंगरक्षक का पद दिया गया। अंगरक्षक के पद से इसने अपने जीविका को शुरुआत किया। किसने? गयासुद्दीन तुगलक। देखिए मेरे दोस्त, किसी को ही यूं ही मंजिल नहीं मिल जाती, बड़े कठिनाइयों से, बड़े तपस्याओं से गुजरना पड़ता है। और बिल्कुल लड़िए, ये भाव होना चाहिए और ये जिज्ञासा बनने रहनी चाहिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आगे एक अंगरक्षक में यही ख्याल है। ख्याल ये है कि जब तक मैं अपने आखिरी ओहदे को न पहुंच जाऊं तब तक मुझे रात दिन तक संघर्ष करना है। और बिल्कुल सीखिए इनसे कि एक अंगरक्षक से अपनी सेवा शुरू की जलालुद्दीन के काल में, और मेरे दोस्त अलाउद्दीन खिलजी के काल में आते आते इसके पद में और प्रमोशन हुआ और इसे क्या बना दिया गया? सूबेदार। इसे क्या बनाया गया? सूबेदार। तो मित्र कहाँ का सूबेदार इसे बनाया गया? दीपालपुर का। दीपालपुर का इसे सूबेदार बना दिया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। एक अंगरक्षक अपने पद से प्रमोशन कर गया। और यही नहीं मेरे दोस्त, अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र मुबारक शाह खिलजी के काल में, मुबारक शाह खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के काल में इसके पद में और वृद्धि हुई मेरे दोस्त। और इसे उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का, यानी एक बड़े से भूभाग का इसे क्या बनाया गया? सूबेदार बनाया गया। और इस तरह से अपनी सेवा देते देते मेरे दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया कि मुबारक शाह खिलजी के सेवक नासरुद्दीन खुसरो शाह की इसने हत्या कर दी। तो गयासुद्दीन तुगलक ने हत्या कर दी किसका? नासरुद्दीन खुसरो शाह का। और नासरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करके ये स्वयं गद्दी पर विद्यमान हुआ कौन? गयासुद्दीन तुगलक। तो इस तरह से सफ़र शुरू होता है किसका? गयासुद्दीन तुगलक का। और दोस्त जब ये गद्दी पर बैठा तो गद्दी पर बैठते इसने उपाधि धारण किया किसकी? तो इसकी उपाधि मिलती है दौरे मेरे दोस्त गाजी की। और गाजी किसे कहते हैं इसको मैं आपको यहाँ स्पष्ट करता हूँ कि दोस्त गाजी किसे कहा जाए। गाजी के बारे में कहते हैं मेरे दोस्त कि गाजी क्या है और गाजी किसे कहते हैं। तो इसके संदर्भ में मैं आपसे बातें बताऊं कि गाजी के संदर्भ में जो इसकी उपाधियां मिलती हैं, उपाधि धारण किया। और गाजी की उपाधि धारण किया किसने मित्र? गयासुद्दीन तुगलक ने। और गाजी किसे कहते हैं? काफिरों का घातक या काफिरों को मारने वाला। जो काफिरों का घातक होता है या काफिरों को मारता उसे क्या कहा जाता है? गाजी। मेरे दोस्तों मैं आपको बताऊं, मध्यकालीन इतिहास में कुल 4 शासक हुए हैं जिन्होंने गाजी की उपाधि धारण किया। बिल्कुल इस डिब्बे को खूब याद रखना और ध्यान में रखना। पहले तो मेरे दोस्त मैं आपको बताऊं कि गाजी किसे कहते हैं। मेरे मित्र बिल्कुल सामने ध्यान दो और खूब ध्यान से सुनो इस बात को। जो इस्लाम में कुल 5 कर्तव्य बताए गए हैं, इस्लाम में सच्चे मुसलमान के लिए हज़रत मोहम्मद पैगंबर साहब ने 5 कर्तव्य बताए मेरे दोस्त। और इस 5 कर्तव्यों में पहला क्या है? कलमा। कलमा क्या है? अल्लाह और रसूल का संदेश है। तो जो अल्लाह और रसूल के संदेश में ना विश्वास करे, अल्लाह और रसूल के संदेश में ना विश्वास करे, उसी को ही क्या कहते हैं मेरे दोस्त? काफिर कहते हैं। और काफिरों को जो मारता है वो कौन सी उपाधि धारण करता है? गाजी।
मेरे दोस्त मुझे लगता है समझ पा गए होंगे काफिर कौन है। जो कलमा को ना माने वो क्या है, काफिर है। और काफिर की हत्या करने वाला क्या कहलाता है, गाजी। मैं बताऊं कि कितने शासक हुए जिन्होंने किसकी उपाधि धारण किया, गाजी की। तो गाजी की उपाधि धारण करने वाले 4 शासकों के बारे में मेरे दोस्त पहला नाम मिलता है किसका, महमूद गजनबी। पिछले क्लास को आप देखिए, महमूद गजनबी को हम लोगों ने बहुत बेहतर पढ़ा है। 17 आक्रमण के बारे में, उसके कई प्रमुख आक्रमणों की चर्चा हम लोगों ने किया है कि एक लुटेरा किस तरह भारत को नस्तनाबूद करने की सोच लेकर आया था। तो पहला गाजी की उपाधि धारण करने वाला शासक महमूद गजनबी। दूसरा आपके सामने नाम आता है गयासुद्दीन तुगलक, जिसे हम लोग जीएसटी के नाम से बोलते हैं। तीसरा नाम आता है मेरे दोस्त बहलोल लोदी, जिसने किसकी उपाधि धारण किया था, गाजी की उपाधि धारण किया था। और चौथा नाम एवं आखिरी नाम आता है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिसने मुगल वंश की शुरुआत की थी। तो इसने कौन सी उपाधि धारण की, गाजी की। और गाजी की उपाधि धारण करने वाला दूसरा शासक है, दूसरा शासक है कौन, गयासुद्दीन तुगलक। और मेरे दोस्त दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है, शासक के रूप में पर दूसरा है, लेकिन दिल्ली सल्तनत के रूप में कहा जाए तो दिल्ली सल्तनत का ये मेरे मित्र पहला सुल्तान है, जिसने कौन सी उपाधि धारण किया है, गाजी की उपाधि धारण किया है। गद्दी पर बैठने के पश्चात जब देखा गयासुद्दीन तुगलक ने मेरे मित्रों कि अलाउद्दीन खिलजी के अधिक कर के भार से पूरे किसान वर्ग बिल्कुल मताहत और परेशान हो चुका है, तो इसने बिल्कुल क्या किया, इन किसानों के लिए बड़ी सुविधा और न्यायपूर्ण प्रणाली की शुरुआत की। कहा जाता है मेरे मित्रों कि जिस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने कठोर नियम लगाए थे और उसने कठोरता से टैक्स को वसूला था, किसानों की हालात बिल्कुल बद से बदतर कर दिया था, उस दशा में गयासुद्दीन तुगलक ने किसानों के लिए एक अन्नदाता के रूप में, जो किसान था अन्नदाता था, उसके अन्नदाता के आश्रय को संरक्षित किया और उसे बहुत आगे तक बढ़ाया। किसने, गयासुद्दीन तुगलक। मेरे दोस्त बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले क्या किया, तो सुधार शुरू किया। इसके जो प्रशासनिक सुधार हम लोग देखते हैं, प्रशासनिक सुधार में मेरे मित्र इसने कौन सा कार्य किया, तो जिस तरह से हम लोग पाते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की कठोर नीतियां थी, इसने अपने प्रशासनिक सुधार में कैसी नीति लाया, मध्यवर्ती नीति। ये मेरे दोस्त ये वही नीति है जिसका अनुपालन कौन किया करते थे, गौतम बुद्ध जी ने किया था। ना तो एकदम शीर्ष पर, ना तो एकदम नीचे, बिल्कुल मध्य में बने रहिए, इसे मध्यवर्ती नीति कहते हैं। और मेरे मित्र प्रशासनिक सुधार में इसने सबसे पहले इसने किसको चुना, कृषि को चुना। किसको, कृषि में। और कृषि सुधार के लिए संदर्भ में इसको कहा जाता है मेरे मित्र, इसने अपने प्रशासनिक सुधार में कृषि को प्राथमिकता दी। और इस प्राथमिकता में कहा जाए तो सबसे पहला इसका प्रशासनिक सुधार का जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य में मेरे दोस्त पहला क्या था, किसानों की स्थिति बेहतर करना। किसानों की स्थिति बेहतर करना, किसानों की स्थिति बेहतर करना या दशा में सुधार करना। दूसरा क्या था मेरे दोस्त, कृषि में विस्तार करना, कि कृषि का क्या हो सके, विस्तार हो सके, जो कम हो चुका था अलाउद्दीन खिलजी के काल में। और तीसरा मेरे दोस्त, किसानों के राहत देने के लिए राजस्व में क्या किया जाए, राजस्व दर का निर्धारण किया जाए। इसने क्या किया, राजस्व दर का निर्धारण किया कि अब ऐसे ही राजस्व दर जितना इच्छा हो उतना नहीं वसूला जा सकता, बल्कि इसने कहा कि प्रत्येक वर्ष जो राजस्व निर्धारण किया, तो इसने मेरे दोस्त कहा प्रतिवर्ष 1/10 से लेकर के 1/11 तक, 1/10 से लेके 1/11 तक ही बढ़ाया जा सकता है, इससे ज़्यादा वृद्धि नहीं किया जाएगा। और इसने मेरे दोस्त क्या किया, भू राजस्व की दर निर्धारित किया। भू राजस्व की क्या किया, दर निर्धारित किया। जिस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने 50% वसूला था, पर इसने कितना लिया, 1/3 भाग वसूला। भू राजस्व की दर को 1/3 भाग वसूला। किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने। किसानों को बहुत सारा राहत दिया इसने। इतना ही नहीं मेरे दोस्त, इसने क्या किया कि सर्वप्रथम इसी ने दोस्त कृषि को बेहतर करने के लिए नहरों का निर्माण कराया।
किसका निर्माण कराया? नहरों का निर्माण करवाया था। किसने मेरे दोस्त? तो ये पहला सुल्तान है जिसने नहरों का निर्माण कराया, गयासुद्दीन तुगलक। मेरे दोस्त, अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ जिक्र करूँ और बताऊँ कि इतिहास में नहरों के निर्माण के संदर्भ में जो जानकारी मिलती है, नहरों के निर्माण के संदर्भ में जो जानकारी मिलती है, तो मेरे दोस्त पहली जानकारी हमें कहाँ मिलती है? नहरों की जानकारी देने वाला ये पहला स्रोत है जिसका नाम क्या है? अथर्ववेद। हमारा चौथा वेद जो है अथर्ववेद, कलयुग का वेद अथर्ववेद माना जाता है। तंत्र मंत्र जादू टोना भूत प्रेत चुड़ैल चंडाल सबका वेद कौन है मेरे दोस्त? तो अथर्ववेद है। सबसे पहले नहरों का उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। इसके अलावा मेरे दोस्त अगर हम बात करें कि इसका उल्लेख और कहाँ मिलता है, तो मेरे मित्र हाथी गुम्फा अभिलेख में। किस अभिलेख में? हाथी गुम्फा अभिलेख में किसका उल्लेख है? नहरों का उल्लेख मिलता है। और मेरे दोस्त कहा जाता है ये नहरों का उल्लेख करने वाला पहला अभिलेखीय स्रोत है। नहरों का उल्लेख करने वाला पहला अभिलेखीय स्रोत है कौन? हाथी गुम्फा का अभिलेख। मेरे दोस्त तीसरी जानकारी हमें नहरों के निर्माण में, ये बिल्कुल मैं आरंभ में आपको बता रहा हूं मित्र, पूरे इतिहास के संदर्भ में नहरों की एंशियंट काल में ये बिल्कुल आपको घटनाएं मिल रही हैं कि नहरों का पहला उल्लेख अथर्ववेद दे रहा है, दूसरा हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है, और नहरों की जानकारी देने वाला ये पहला अभिलेखीय स्रोत है। मेरे दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखो, तीसरा तथ्य जो आता है तो तीसरा हमें कहाँ से मिलता है? तो तीसरा हमें मिलता है गिरनार अभिलेख में। किसमें? गिरनार अभिलेख या रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा अभिलेख कहते हैं? जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख कहते हैं। और ये किसका अभिलेख है? रुद्रदामन का। मेरे दोस्त इसमें नहरों के निर्माण संबंधी एक जानकारी मिलती है। किस झील का? सुदर्शन झील का। इसी में सुदर्शन झील का निर्माण की जानकारी मिलती है और जहां से नहरों का उल्लेख भी मिलता है। सुदर्शन झील से सिंचाई के उपयोग की जानकारी हमें मिलती है। तो नहरों के संदर्भ में ये जानकारी मिलती है। और आखिरी अगर हम लोग मित्र कहें तो नहरों का विस्तार किसने कराया था? क्योंकि यहाँ तो हम लोगों ने पढ़ा मेरे दोस्त, पहला निर्माण कौन करा रहा मध्यकाल में? गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन इस मध्यकाल में नहरों का, किस काल में? मध्यकाल में नहरों का विस्तार कराने वाला पहला सुल्तान कौन था मेरे दोस्त? फिरोज शाह तुगलक। बिल्कुल इस बॉक्स को याद रखना मेरे मित्र, और इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मैं वादा कर रहा हूं। तो इस पे बिल्कुल आप इसका क्या रखना, नोट्स में अपने शामिल कर लेना कि नहरों की जानकारी इन साक्ष्यों में हमें मिलता है। मेरे दोस्त इस तरह से सुधार करके किसानों की हालात को बेहतर कर दिया किसने? गयासुद्दीन तुगलक। मेरे दोस्त इसने क्या किया? भूमि मापन, अभी तक क्या था? भूमि मापन कैसे होता था? बिस्वा में। इसने क्या किया? भूमि मापन बिस्वा में बंद करवा दिया। क्या कर दिया? भूमि मापन बिस्वा में बंद करवा दिया। बल्कि इसने क्या किया कि अनुमान के आधार पे भूमि मापन शुरू कैसे कराया? तो शुरू करवाया अनुमान के आधार पर। अनुमान के आधार पर शुरू करवाया किसने मेरे दोस्त? गयासुद्दीन तुगलक ने। इसने मेरे दोस्त अगली पहल क्या की? राजस्व वसूलने की ठेकेदारी प्रथा को बंद करा दिया। वसूलने की ठेकेदारी प्रथा को बंद करवा दिया। प्रथा को इसने बंद करा दिया जो अलाउद्दीन खिलजी के काल में चलती थी। इसने राजस्व वसूलने की लेखा जोखा प्रथा शुरू किया। कैसा? लेखा जोखा प्रथा शुरू किया। कहीं कहीं इसे गल्ला बटाई प्रथा भी कहा जाता है मेरे दोस्त। तो इस तरह से इसने अलाउद्दीन के कठोर सारे नियमों को क्या किया? इसने बंद कर दिया। और इसने राजस्व वसूलने के लिए खूत और मकदूम के विशेषाधिकार को बहाल कर दिया। खूत व मकदूम। अब आपको लगेगा ये खूत और मकदूम कौन है? तो खूत व मकदूम के विशेषाधिकार को बहाल किया। विशेषाधिकार को बहाल कर दिया। यानी राजस्व कौन वसूलेंगे? तो राजस्व वसूलने के लिए दो अधिकारी होंगे, खूत और मकदूम। ये गांव के अधिकारी हुआ करते थे। इनके विशेषाधिकार को कुछ दिनों के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने छीन रखा था। इसने पुनः दे दिया कि तुम गांव का भैया टैक्स वसूलना और ला करके मुझे देना। इस तरह से सुधार की पहल किया किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। और मेरे दोस्तों इतना ही नहीं, सुधार की जो अगली परिणतियां इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि इसके इस सुधार के संदर्भ में इसका सैन्य सुधार
कौन सा सुधार? सैन्य सुधार में भी इसका बड़ा योगदान रहा। तो सैन्य सुधार में इसका योगदान क्या था मेरे दोस्त? पहला तो ये स्वयं सेनापति था। स्वयं क्या था? स्वयं सेनापति था, इसलिए सेना से इसे बड़ा लगाव था और सेना के हर मर्म को ये समझता था। सैन्य सुधार में इसने मेरे दोस्त कठोरता से लागू किया। क्या किया? कठोरता से इसने लागू किया। क्या? जो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था 2 प्रथा। कौन से मेरे दोस्त? हुलिया लिखने की और घोड़े दाग प्रथा, है ना। हुलिया लिखने की प्रथा, ये चीज़ें आप समझना चाहते हैं मेरे दोस्त, जो पहली बार इस पर आ रहे हैं चैनल पे, वो पिछले क्लास को ज़रूर देखें। बिल्कुल ये सारी चीज़ें मैं वहाँ बताया हूँ। हुलिया लिखने की और दाग प्रथा को इसने बहुत कठोरता से लागू किया। और मेरे दोस्त इतना ही नहीं, अगला पहल इसने क्या किया अपनी सेना के लिए? तो मेरे दोस्त इसने क्या किया कि अभी तक सेना के वेतन से कमीशन लिया जाता था। मुक्ता और वली नाम के 2 व्यक्ति थे जो सेना को वेतन दिया करते थे। तो वेतन देने के समय वो उनसे कमीशन लेते थे, इसने उसको बंद करा दिया। तो इसने अगला कार्य सेना के लिए सुधार का क्या किया? मुक्ता व वली द्वारा कमीशन काटने की प्रथा को बंद करा दिया। कमीशन काटने की प्रथा को इसने क्या कर दिया मेरे दोस्त? काटने की प्रथा को बंद करवा दिया। और मेरे दोस्त इतना ही नहीं, कौन सा सैनिक उपस्थित है कौन सा नहीं उपस्थित है, इसके लिए अभी तक आरिजे मुमालिक काम करता था। इसने क्या किया? स्वयं सैनिक रजिस्टर जांच करना शुरू किया। स्वयं सेना का रजिस्टर जांच करना शुरू किया, क्योंकि अभी तक क्या था, लोग आते दस्तखत करके चले जाते, गायब रहते और उनको लगता है उनकी ड्यूटी चल रही है। इसने कहा उसमें जांच किया जाएगा और स्वयं ये पहल लिया। नहीं तो अधिकारी को लोग पैसा दे करके, घूस दे करके और अपना कार्य निपटा लेते थे। इसने कहा नहीं, अगर मैं आपके लिए बेहतर कर रहा हूं तो आपको भी मेरे लिए बेहतर करना होगा। और इस पहल और सुधार में मेरे दोस्त किसका बड़ा योगदान माना जाता है? किसको? गयासुद्दीन तुगलक का। इस संदर्भ में मित्र इसने जो अगला कार्य किया गयासुद्दीन तुगलक ने, तो उसके अगले सुधार कार्य के संदर्भ में बताया जाता है कि उसने कुछ प्रमुख करों को बंद भी कर दिया था जो अलाउद्दीन खिलजी के काल में जबरन और कठोरता से वसूले जा रहे थे। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। जैसे घरी और करीचर तो वसूला ही जा रहा है, लेकिन उस पर थोड़ा सा इसने क्या किया? नम बर्ताव किया। और कहते हैं इसने मित्र क्या किया था? चारागाह कर माफ कर दिया था। चारागाह कर जो था, है ना, चरी कर, उसे इसने क्या कर दिया? माफ कर दिया मेरे दोस्त। कहा ये टैक्स नहीं लिया जाएगा। इतने सारे सुधार किए। जहां एक तरफ अलाउद्दीन खिलजी ने कठोरता के पुल बांधे थे, वहां मध्य का रास्ता चुना किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। और पूरे दिल्ली में एक अलग स्थिति, अलग माहौल क्रिएट हो गया। दिल्ली की जनता में एक अलग पहचान बन गई सुल्तान की। और मेरे दोस्त जो सबसे पहल ध्यान में रखना है, वो नोट करके वो ये ध्यान में रखना है कि ये पहला सुल्तान है जो निवेदन से गद्दी पर बैठा है। ये मध्यकाल का पहला सुल्तान है जो जनता के निवेदन पर गद्दी पर बैठा। और प्राचीन काल में 2 शासक मिलते हैं। सर्वसम्मति से गद्दी बैठने वाले कितने शासक इतिहास में? 3। एक पल्लव वंश का शासक, दूसरा पाल वंश का शासक गोपाल, और तीसरा है तुगलक वंश का शासक। कौन है मेरे दोस्त? गयासुद्दीन तुगलक। तो इसके बारे में कहते हैं सर्वसम्मति से सुल्तान बनने वाला पहला शासक है, पहला व्यक्ति है या पहला शासक है। कौन? आपका गयासुद्दीन तुगलक। तुर्क अमीरों के आग्रह पर यह गद्दी पर बैठा था। कहा जाता है तुर्क अमीरों के आग्रह पर। अभी तक ये तुर्क अमीरों ने किसी से निवेदन नहीं किया था, ये किसी के आगे झुके नहीं थे, सबको झुकाए थे। एक फिल्म देखा होगा पुष्पाराज ना, उसमें कहता साला झुकेगा नहीं, पर कहते हैं कि इसके सामने ये लोग झुके भी। और तुर्क अमीरों के आग्रह पर सुल्तान बनने वाला पहला शासक कौन है? तो आपका गयासुद्दीन तुगलक। मेरे दोस्त इसने अपने साम्राज्य में बहुत ज़्यादा विस्तार तो नहीं किया, लेकिन कुछ सैन्य अभियान किए जिससे इसके साम्राज्य की थोड़ा सा उत्थान का कार्य हो पाया। उत्थान का कार्य यह हो पाया कि मेरे मित्र जिस तरह से अलाउद्दीन खिलजी, पिछला वीडियो देखिए आप, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को अप्रत्यक्ष रूप से पूरे दक्षिण भारत पर कब्जा बनाया था। वो अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद वो राज्य क्या होना शुरू हुए? स्वतंत्र होना शुरू हो गए और खराज देना बंद कर दिए। जब खराज देना बंद कर दिए तो इसने सैन्य अभियान कराया। इसके सैन्य अभियान में मेरे दोस्त मैं आपको बताऊं कि इसने जो पहला सैन्य अभियान किया वो कहाँ पर? वारंगल पर।
वारंगल क्या है? तेलंगाना की राजधानी थी वारंगल के बाद इसने जाजनगर पर अभियान किया। जाजनगर बोले तो कहाँ है मेरे दोस्त? उड़ीसा में। वारंगल बोले तो तेलंगाना में। तेलंगाना और वारंगल तेलंगाना में, जाजनगर उड़ीसा में। और इसका अंतिम अभियान जो था वो मेरे मित्र क्या था? बंगाल। इसके पहले इसने गुजरात अभियान भी किया था, पर गुजरात अलाउद्दीन खिलजी के काल में ही दिल्ली सल्तनत से निकल गया, फिर दोबारा दिल्ली सल्तनत में शामिल न हो पाया। बंगाल इसका अंतिम अभियान था। मेरे मित्र यहाँ से प्रश्न बनेगा कि सुल्तान के द्वारा किया गया अंतिम अभियान कौन था? तो अंतिम आक्रमण या अंतिम अटैक कौन था? अंतिम अभियान बंगाल था। और पहला अभियान कौन था मेरे मित्र? तो पहला अटैक या पहला अभियान था वारंगल का अभियान। मेरे मित्र, हम लोगों ने वारंगल पढ़ा है। इसने क्या किया? वारंगल पर आक्रमण किया, वारंगल पर अटैक किया। और ये वारंगल अटैक कब हो रहा है मेरे मित्र? तो वारंगल अटैक हुआ 1321 ईस्वी में। यहाँ का शासक कौन है? तो शासक वही है जो अलाउद्दीन खिलजी के काल में था, प्रताप रुद्रदेव। और मेरे दोस्त, प्रताप रुद्रदेव यहाँ का शासक था। पर यहाँ पर आक्रमण का नेतृत्व किसने किया? सुल्तान के पुत्र ने किया, जिसका नाम क्या है? जौना खां, जिसे हम लोग बाद में मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं। इस युद्ध में पराजित कौन हुआ? तो मेरे मित्र, पराजित हो गया प्रताप रुद्रदेव। और विजयी कौन हुआ? जौना खां विजयी हो गया। जौना खां ने आक्रमण क्यों किया? मैंने आपसे बताया। आक्रमण का कारण क्या है मेरे दोस्त? क्योंकि वारंगल ने अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद स्वतंत्र अनाउंस कर दिया और दिल्ली को टैक्स देना बंद कर दिया, इसलिए इसे आक्रमण करना पड़ा और विजयी हो गया। विजयी होने के बाद कहते हैं वारंगल जो था वो तेलंगाना की राजधानी थी। किया क्या कि सुल्तान ने इसको प्रत्यक्ष नियंत्रण यहाँ स्थापित किया। सुल्तान ने प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया, प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया। कहाँ पर? तो वारंगल में। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब दक्षिण भारत को दिल्ली सल्तनत में शामिल किया गया। ये सर्वप्रथम घटना है मेरे दोस्त। सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में इसे शामिल किया गया था। किस में शामिल किया गया था? दिल्ली सल्तनत में शामिल किया गया था। सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में शामिल किया गया। दक्षिण भारत के किस प्रांत को? तो वारंगल को। और इतना ही नहीं मेरे मित्र, आगे यहाँ ध्यान में रखना कि सुल्तान ने क्या किया? तेलंगाना का नाम बदलकर, किसका नाम बदलकर? तेलंगाना का नाम बदलकर सुल्तानपुर रखा। क्या रखा था? सुल्तानपुर रखा। और यहाँ से प्रत्यक्ष नियंत्रण भी स्थापित किया। इस तरह से वारंगल फिर अधीन आ गया किसके? दिल्ली सल्तनत के। जो दूसरा अभियान मेरे मित्र है वो इसका अभियान कहाँ था? जाजनगर अभियान। जाजनगर पर इसने आक्रमण क्यों किया? जाजनगर अटैक। और जाजनगर पर अटैक इसलिए कर रहा है मेरे दोस्त क्योंकि जाजनगर का जो शासक था भानुदेव तृतीय पर आक्रमण किसने किया? तो नेतृत्व पुनः वही कर रहा है मेरे दोस्त। कौन? जौना खां। क्योंकि भानुदेव ने संरक्षण दे दिया था किसको? प्रताप रुद्रदेव को। इसलिए जौना खां ने यहाँ पर आक्रमण किया। और मित्र मेरे, आक्रमण करके क्या हुआ कि यहाँ भी पराजित कर दिया। किसको? भानुदेव को। भानुदेव का भी दर्भ क्या रहा? चूर हो गया। और दर्भ जब चूर हो गया उसका, तो भी बिल्कुल क्या हो गया? शांत हो गया। मेरे मित्र, इस तरह से इसका आखिरी अभियान जो था बंगाल अभियान। और ये पहला अभियान माना जाता है मित्र जब सुल्तान दिल्ली छोड़कर बाहर निकला। अभी तक नेतृत्व, जो सैन्य नेतृत्व किया वो किसने किया? उसके दोस्तों ने किया, उसके पुत्र ने किया। और उन सभी स्थानों को पुनः जीत लिया जो दिल्ली की अधीनता को से मुक्त हो गए थे। और इस तरह कहते हैं बंगाल अभियान जो था इसका अंतिम अभियान था, बंगाल अटैक। और बंगाल अटैक 1324 ईस्वी के लगभग मेरे दोस्त बंगाल में क्या हुआ? सत्ता को लेकर संघर्ष छिड़ गया। किसको लेकर? सत्ता को लेकर संघर्ष चल रहा था। और सत्ता को लेकर संघर्ष किसके किसके मध्य? गयासुद्दीन और नासरुद्दीन, ये दो भाई थे, गयासुद्दीन और नासरुद्दीन। गयासुद्दीन सबल था तो गयासुद्दीन स्वयं गद्दी पर हथिया रहा था। नासरुद्दीन कमज़ोर था। नासरुद्दीन ने क्या किया? सुल्तान से मदद मांगी। सुल्तान से क्या मांगी? सुल्तान से मदद मांगी कि सुल्तान मेरी मदद किया जाए ताकि मैं गद्दी पर आसीन हो सकूं और गद्दी का वास्तविक हकदार मैं ही हूं। सुल्तान ने इसके आग्रह को मेरे दोस्त सुना और कहते हैं कि सर्वप्रथम सुल्तान ने इसका नेतृत्व किया था। सर्वप्रथम
सुल्तान बोले तो जीएसटी ने नेतृत्व किया किस अभियान का? तो मेरे दोस्त बंगाल अभियान का नेतृत्व किया और क्या हुआ? विजयी भी हुआ। बिल्कुल इसके खुशी का ठिकाना न रहा। जब जीत गया तो ये बड़ा खुश हुआ और वापस लौटते समय मेरे मित्र, बंगाल अभियान से वापस लौटते समय तिरहुत को जीता। किसको जीता? तिरहुत रास्ते में पड़ता है, तिरहुत को जीता और शामिल कर लिया किसमें? दिल्ली में। सुन करके लिखते चलना मेरे दोस्त। इसने वापस जब बंगाल से लौटा तो किसको जीत लिया? तिरहुत को। और तिरहुत को शामिल किस में कर लिया? दिल्ली में शामिल कर लिया। तिरहुत को शामिल किस में किया? दिल्ली में शामिल किया। और कहते हैं कि ये दिल्ली पहुंचने वाला था कि कहानियां यहाँ थोड़ा सा रुख मोड़ लेती हैं। कहते हैं सब्र का बांध अब टूटने वाला है। सैयद सुल्तान की उम्र पूरी हो चुकी है। नियत में यही लिखा है कि तेरा जनाजा अब उठने वाला है, तेरा विजय पताका यही रहा, यही रात अंतिम, यही रात भारी अब बिल्कुल तुम पर सवार होने वाला है। कहते हैं कि बंगाल से लौट रहा था, दिल्ली पहुंचने वाला था कि कहते हैं सुल्तान का एक सूफी संत था जिसका नाम था निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया को करोड़ों रुपए, करोड़ों टंका दिया था। किसने? मुबारक खिलजी ने दान के लिए, और उसने दान कर दिया। कहते हैं जब गद्दी पर आसीन हुआ गयासुद्दीन तुगलक तो निजामुद्दीन औलिया ने समर्थन नहीं दिया, तो बड़ा क्रोधित हुआ करता था मेरे दोस्त। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक बंगाल से लौटते समय सूफी संत के पास मैसेज भेजा कि मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले तुम दिल्ली छोड़ देना, या तो मेरा पैसा वापस करो अन्यथा दिल्ली छोड़ देना। तो सूफी संत ने जब इनका लहजा सुना, कठोरता में इनके वाणी को सुना, तो एक संत जिसको इबादत हो जाए किससे? अल्लाह से, वो बड़े नम और विनम्र भाव में उसने कहा हनूज देहली दूरस्त। खूब ध्यान में रखना मेरे मित्र, बंगाल से लौटते समय सुल्तान ने संदेश भेजा था। और संदेश किसको भेजा था? निजामुद्दीन औलिया को। निजामुद्दीन औलिया को संदेश भेजा। ये निजामुद्दीन औलिया कौन है? एक सूफी संत है। इसे आगे हम लोग पढ़ेंगे सूफी आंदोलन, तो वहाँ मेरे दोस्त आपको खूब स्पष्ट मैं बताऊंगा। संदेश भेजा, और संदेश क्या भेजा? कि मेरे पहुँचने से पहले दिल्ली छोड़ दो, मेरे पहुँचने से पहले दिल्ली छोड़ दो। ये संदेश था किसके लिए? निजामुद्दीन औलिया के लिए। किसका संदेश था? सुल्तान का, कि मैं दिल्ली आऊं उससे पहले तुम दिल्ली छोड़ देना। निजामुद्दीन औलिया ने मेरे दोस्त उत्तर क्या दिया था सुल्तान को? तो सुल्तान को उत्तर दिया इसने हनूज देहली दूरस्त। हनूज देहली दूर अस्त, यानी कहें आपके शब्दों में तो श्रीमान, या कहा कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है, जब दिल्ली पहुंचोगे तब हम छोड़ देंगे ना। कहते हैं सूफी संत को पता था कि तुम्हारी ये रात जो है ये आखिरी है, इसके बाद तुम मुलाकात नहीं कर पाओगे। और दोस्त हुआ भी क्या? सुल्तान की आखिरी घड़ी करीब आ गई और इसके पुत्र के द्वारा ही इसकी आखिरी घड़ी का व्यवस्था किया गया। इसके जनाजे भी इसकी संतान ने तैयार किया। ये इतिहास बताता है कि राजनीतिक पदों के लिए लोग कितनी वफा दिखाते हैं अपने प्रति। ऐसा पुत्र जिसने अपने पिता की कब्र स्वयं खोदी। और हुआ लास्ट घटना मेरे दोस्त, अफगानपुर षड्यंत्र। ये दिल्ली से 6 किलोमीटर दूर है अफगानपुर षड्यंत्र। और अफगानपुर षड्यंत्र कब हुआ मेरे दोस्त? 1325 ईस्वी में। और अफगानपुर षड्यंत्र में क्या किया गया? एक लकड़ी का महल बनवाया। क्या बनवाया गया? लकड़ी का महल। और मेरे दोस्त ये सबसे घटिया लकड़ी का महल था। सबसे बेहतर लकड़ी का महल जो इतिहास में मिलता है वो था पाटलिपुत्र का राजा प्रसाद, जो मौर्य शासकों का था, जिसे एक बतना और सूसा से सुंदर महल बताया गया है हमारे इतिहासकारों द्वारा और हमारे कुछ विदेशी यात्रियों के द्वारा। सबसे सुंदर लकड़ी का महल था जो मौर्य काल में था, ये घटिया लकड़ी का महल। तो अफगानपुर में लकड़ी का महल बनवाया किसने? तो मेरे दोस्त इस बनवाने की जो योजना थी वो किसकी थी? मोहम्मद बिन तुगलक की। बनवाया किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और इसे बनाया मेरे दोस्त किस मिस्त्री या कारीगर ने? तो उसका नाम था अहमद याज। अहमद याज से मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा बेटा महल ऐसा बनना चाहिए कि अगर इस पर ठोकर और धक्का लगे तो महल गिर जाए, और अगर नहीं गिरा तो समझना तेरी
सामत आ चुकी है। उसने कहा, रे मालिक ऐसी कौन सी बात है? कहा, लेकिन अगर मेरे अनुसार तूने महल बना दिया कि धक्का लगने से गिर गया तो तुझे मैं अपना वजीर बनाऊंगा। कहते हैं लोभ बड़ी बुरी बला चीज़ है मेरे दोस्त, अच्छे अच्छे को तोड़ देती है। कोई चाहता नहीं है, सर्विस जाने से पहले सभी कहते हैं बिल्कुल करप्शन चलने नहीं देंगे। मेरे दोस्त कुछ ऐसी श्रृंखलाएँ और प्रतिबद्धताएँ ऐसी होती हैं कि सारे चीज़ें भूल जाते हैं लोग जाने के बाद। शपथ लेते हैं कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखता हूं, पर सारी निष्ठाएं वहां बिल्कुल क्या हो जाती, धराशायी हो जाती है, वो याद ही नहीं आती हैं। मेरे दोस्त हुआ क्या, अहमदियाज को लालच दिया, कहा कि तुम्हें मैं सुल्तान बनते अपना वजीर बनाऊंगा। अहमदियाज ने ये महल बना दिया। और दोस्त हुआ क्या कि इस अफगानपुर में सुल्तान ने जो बंगाल को जीता था उस खुशी का जश्न मनाया गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, बंगाल विजय का जश्न आयोजित किया गया। कहाँ का? बंगाल विजय का जश्न आयोजित किया गया। जश्न आयोजित किया गया। और ये जश्न किसने आयोजित किया मेरे दोस्त? मोहम्मद बिन तुगलक यानी जौना खान ने अपने पिता को इसने क्या दिया, एक पार्टी दिया। कहा मेरे पिताजी ये मेरी तरफ से पार्टी। पिता खुश हुआ कि वाह मेरे पुत्र, तू अपने पिता के महत्व को समझ रहा है। पर पिता को क्या पता कि बहरे से राम राम भीतरी से कसाई काम। बाहर से जो मुस्कुराहट दिखती है शायद अंदर हृदय में कुछ और चलता है। कहा जाता है मेरे दोस्त कि चेहरे देखकर हृदय पहचाने नहीं जाते हैं। हुआ ख्याल कुछ इसी तरह से कि अहमदियाज ने महल बना दिया और यहाँ जश्न आयोजित हुआ। सारी सुंदरियाँ यहाँ पर आईं, रंगारंग कार्यक्रम चलने लगा, शराब शबाब का माहौल एकदम पूरा सजा। हाथी अपने कर्तव्य दिखा रहे थे। कहते हैं कि हाथियों के बिदकने से क्या हुआ, हाथियों के बिदकने से महल गिर गया। और महल में अकेले सुल्तान था। जब महल गिरा तो सुल्तान भी गिर गया। और क्या होता है, इस महल गिरने से मेरे दोस्त क्या हो गई, सुल्तान की मृत्यु हो गई। सुल्तान की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और सुल्तान की मृत्यु हो गई तो इतिहासकारों ने इस पर बड़ा ही स्टेटमेंट दिया। कहते हैं कि इसे अप्रत्याशित घटना कहा। इसे क्या कहा गया, अप्रत्याशित घटना कहा। किसने? तो इतिहासकार इब्न बतूता ने कहा कि सुल्तान पर यह क्या थी, एक अप्रत्याशित घटना था। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये दैवीय प्रकोप था। जो सुल्तान की मृत्यु हुई ये क्या था, दैवीय प्रकोप था। इसे किसने कहा, मिनहाजुद्दीन सराज ने। आपको मेरे मित्र इतिहासकार नहीं लिखना है, वनडे एग्जाम में ये सब नहीं लिखना, बस ये पूछा सकता है कि किसकी मृत्यु को अप्रत्याशित घटना कहा गया, गयासुद्दीन तुगलक को। किसकी मृत्यु को दैवीय प्रकोप कहा गया, गयासुद्दीन तुगलक को। और इसकी मृत्यु पर कुछ इतिहासकारों ने कहा कि सुल्तान पर बिजली गिर पड़ी। क्या गिर पड़ी, बिजली गिर पड़ी, बिजली गिर पड़ी। ऐसा भी कहा कुछ इतिहासकारों ने, बिजली गिर पड़ी। लेकिन कुछ लोगों ने कहा नहीं मेरे दोस्त, ये निजामुद्दीन औलिया का श्राप था। ये क्या था, औलिया का श्राप कहा। कुछ इतिहास सूफी साहित्य में कहा गया कि ये सुल्तान की जो मृत्यु हुई है, एक सूफी संत को इन्होंने परेशान किया था, उसी के श्राप इनको लग गया और ये क्या हो गए, सुपुर्दे खाक हो गए। मेरे दोस्त कहते हैं सुल्तान की जब मृत्यु हो गई तो इसे दफनाया कहाँ गया, तुगलकाबाद में। तो इसका मकबरा कहाँ है, तो इसका मकबरा है मेरे दोस्त तुगलकाबाद में, तुगलकाबाद में। यहाँ बिल्कुल ध्यान रखना एक डाटा मेरे दोस्त कि सुल्तान ने क्या किया था। तो गयासुद्दीन तुगलक ने, जीएसटी ने दिल्ली में तुगलकाबाद नामक शहर की स्थापना की थी। किस शहर की, तुगलकाबाद। तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी मेरे दोस्त। किसने, तो गयासुद्दीन तुगलक ने स्थापना किया था। और तुगलकाबाद को ही सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाया था। क्या बनाया था, राजधानी। इसे क्या पता था जहां बैठकर शासन करेगा वहीं आज इसकी कब्र बनेगी। बिल्कुल मेरे दोस्त कि इसे मकबरा कहाँ, तुगलकाबाद में। और इसका मकबरा जो है वो पंचभुजीय मकबरा है। 5 भुजाएं हैं इस मकबरे की, पंचभुजीय मकबरा है। और दोस्त इसकी ढलवा दीवारें जो हैं वो सबसे बेहतर मानी जाती हैं। इसकी ढलवा दीवारें कुछ साम्यता रखती हैं किससे, चीन की दीवारों से थोड़ी बहुत साम्यता भी रखती हैं। और इस तुगलकाबाद शहर जो इसने बनवाया था, जहां इसका मकबरा है, उसमें 13 द्वार और 7 तालाब की योजना थी। पर यह योजना पूरी ना हो पाई और सुल्तान सुपुर्दे खाक हो गया। और गद्दी पर उसका पगलेट बेटा बैठने वाला है। इतिहास की एक नई श्रृंखला और अगला क्लास में हम लोग दोस्त मिलेंगे किसके साथ, तो इतिहास के सबसे पागल सुल्तान पर सबसे पढ़े लिखे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक हो सकता है सुनकर ये
समझ ना आ रही हो कि जो सबसे पागल हो कैसे पढ़ा लिखा है, बिल्कुल जी हाँ, इसीलिए क्लास में आप बने रहिए। इसे हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं मेरे दोस्त। बहुत बहुत धन्यवाद।